ओके बच्चों, तो अपन सरफेस टेंशन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको कांटेक्ट एंगल के बारे में बता दिया था लास्ट लेक्चर में। तो अभी अपन बात करेंगे कैपिलरी राइज की। ठीक है, उससे पहले कांटेक्ट एंगल के बेसिस पे या एक्सेस प्रेशर के आइडिया पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर दो प्लेट्स है ना, ग्लास की थिन प्लेट्स हैं जो मलेरिया टेस्टिंग के लिए यूज होती थी पहले। तो उस स्लाइड्स को एक के ऊपर एक आप रख दें और फिर निकालें तो निकल जाती है वो आराम से। पर उनके बीच में अगर थिन लेयर ऑफ लिक्विड आ गया, उसके ऊपर आपने रख दिया, तो फिर इनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, उसी पर रिलेटेड ये क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास दो प्लेट्स हैं। ओके, we have two plates here, which are placed like this. Okay, so they have area A. Separation between them is B. Okay, and a thin layer of liquid is trapped. हम लिख लेते हैं, thin layer of liquid is trapped between these plates. Okay, now my question is, find the minimum force needed to be exerted on these plates in order to separate them. So find minimum force needed to separate them. Okay, given you are given with S, which is surface tension of liquid. ठीक है, तो इनके बीच में लिक्विड फिल्डअप है और इन्हें आप ऐसे सेपरेट करना चाहते हैं। उसके लिए आपको कम से कम कितना फोर्स लगेगा। तो अगर आपको क्लियर नहीं है सरफेस टेंशन, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व ही नहीं होते हैं, हमें क्लिक ही नहीं करता है कि कैसे अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो होगा क्या, जैसे ही इसे सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, यहाँ का जो लिक्विड है वो क्या बनाने की कोशिश करेगा, लिक्विड विल ट्राई टू फॉर्म दिस सेमी सिलिंड्रिकल मेनिस्कस। ओके, लिक्विड क्या ट्राई करेगा बच्चों, सेमी सिलिंड्रिकल मेनिस्कस। मैं आपको एक और डेटा दे रहा हूं यहाँ पे इसी क्वेश्चन में, कांटेक्ट एंगल थीटा, जिसकी वैल्यू मैं आपको 0 डिग्री दे रहा हूं। वैसे जब आप खींचेंगे तो ये मैक्सिमम 0 डिग्री पर पहुंच ही जाएगा। ठीक है, खैर तो अब कैसे करेंगे हम, इस मेनिस्कस फॉर्मेशन की वजह से बाहर का प्रेशर जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पी आउट जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इस मेनिस्कस के अंदर ठीक है, आपको दिख रहा है ऐसे प्लेट इनके बीच के गैप में अंदर की तरफ इनसाइड प्रेशर पी इन होगा। तो अच्छा ये बताओ, ये जो सेमी सिलिंड्रिकल सरफेसेस बनाए हैं, इनका डायामीटर कितना होगा, डी होगा, तो इनकी रेडियस कितनी होगी, d/2 होगी। अब आपको पता है सिलिंड्रिकल सरफेस में प्रेशर डिफरेंस कितना एग्जिस्ट करता है, P in minus P out, it is equal to S by R. You know this. So we'll be writing this P in minus P out is equal to S by d/2, which is 2S by d. ये तो बच्चों हो गया प्रेशर डिफरेंस। तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, अंदर का प्रेशर क्या हो गया, एक्चुअली उल्टा लिख दिया मैंने, अच्छा ही है, हमें कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे। मेनिस्कस का कर्वेचर देखिए आप, मेनिस्कस का जो कॉन्केव कर्वेचर है वो बाहर की तरफ है और कॉन्वेक्स कर्वेचर है वो अंदर की तरफ है। बच्चों कॉन्केव की साइड में प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है, तो यहाँ पे अंदर का जो प्रेशर है वो कम है और बाहर का प्रेशर ज्यादा है, तो इसकी वजह से अंदर का प्रेशर कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लीजिए, दिस इज नॉट P in minus P out, हियर इट इज P out minus P in। कभी भी कंफ्यूजन अगर होता है यहाँ पे हमें, तो ये ध्यान रखें,
कॉनकेव साइड में हमेशा ज्यादा प्रेशर होता है एज कंपेयर टू कॉन्वेक्स साइड. ओके, सो प्रोसीडिंग हियर वी गॉट दिस. अब टेक एनी ऑफ दिस प्लेट, कोई भी एक प्लेट उठा लीजिए. अंदर का प्रेशर बच्चों पी इन, बाहर का प्रेशर पी आउट. दोनों प्रेशर प्रेस कर रहे होंगे इन प्लेट्स को. सही बात है. जो भी इनका एरिया है, कितना फोर्स लगा रहे होंगे, यहाँ से लगा रहे होंगे पी इन एरिया, यहाँ से लगा रहे होंगे पी आउट एरिया. पर बच्चों बड़ा कौन सा है? पी आउट एरिया, बिकॉज पी इन एरिया इज लेस, सो नेट फोर्स इस पे अंदर की तरफ लग रहा है. और हमें इसे सेपरेट करना है. दिस इज एफ एक्सटर्नल. ऊपर वाली प्लेट बनाई है. ऐसी कहानी आप किसके लिए भी बना सकते हैं, नीचे वाली प्लेट के लिए बिल्कुल बना सकते हैं. यहाँ पे अंदर का जो प्रेशर है पी इन इंटू एरिया ऐसे लग रहा होगा. बाहर का जो प्रेशर है यहाँ पे वो लग रहा होगा पी आउट इंटू एरिया. एंड इसको ओवरकम करने के लिए आपको नीचे की तरफ क्या लगाना पड़ रहा होगा? एफ एक्सटर्नल. तो बच्चों जो एफ एक्सटर्नल है वो किसके डिफरेंस के इक्वल आएगा? इन दोनों फोर्स के. तो आप इक्विलिब्रियम ऑफ अपर प्लेट से भी लिखें अगर, तो क्या लिखेंगे? एफ एक्सटर्नल प्लस P in into area is equal to P out into area. So what will you write? F external is equal to P out minus P in into area. So बच्चों आपका आंसर आ गया P out minus P in. आपके पास पता है 2S, तो आपका जो आंसर है वो आ गया यहाँ पे 2SA by T. Okay, you can note this. Now we are moving to capillary rise. अब जो कैपिलरी ट्यूब, ठीक है, कैपिलरी ट्यूब किसे बोलते हैं? ऐसी ट्यूब जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसकी लेंथ के कंपैरिजन में बहुत कम हो, यानी नैरो ट्यूब. तो नैरो ट्यूब्स, नैरो से हमारा मतलब है वेरी स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और यू से स्मॉल रेडियस. ओके, मतलब इनकी जो रेडियस है वो छोटी रहेगी. इन्हें क्या बुलाते हैं? इन्हें बुलाते हैं कैपिलरी ट्यूब्स. कैपिलरी ट्यूब्स. बेसिकली जो ट्रीज होता है उनके रूट्स में बहुत ही नैरो ट्यूब्स होती है जो रूट से स्टार्ट होके पूरा उसके टॉप तक जाती है. जैसा हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है वैसे ही ट्रीज के अंदर इस तरीके की ट्यूब्स होती है. ठीक है. और कैपिलरी राइज का मैं आपको एग्जांपल बताऊं. आप कॉटन का कपड़ा लीजिए, है ना, कॉटन लीजिए, सरफेस पर थोड़ा सा पानी फैला दीजिए और कॉटन को डाल दीजिए. तो सिर्फ और सिर्फ वही हिस्सा गीला नहीं होता जो पानी के डायरेक्ट कांटेक्ट में, जबकि काफी ऊपर तक वो गीला हो जाता है. यानी जो कॉटन में जो पोर्स हैं वो वहां पे कैपिलरी ट्यूब के जैसे बिहेव कर रहे होते हैं. तो वाटर अगेंस्ट ग्रेविटी वहां पे राइज कर जाता है. आप मिट्टी का बड़ा सा ब्रिक ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल. यस, ब्रिक रख दीजिए आप, पूरा पानी के अंदर नहीं, है ना, थोड़ा सा ही पानी है सरफेस पे, उसके ऊपर ब्रिक रख दिया. यू विल फाइंड कि ब्रिक काफी ऊपर तक गीला हो गया. अगेन ब्रिक में जो पोर्स है वहां से पानी कैपिलरी राइज के कारण क्या हो रहा है? अगेंस्ट ग्रेविटी राइज कर रहा है. तो हमारी बॉडी में भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि इस एक्शन पे डिपेंड करते हैं, कैपिलरी राइज. ओके, बट इसका बढ़िया एग्जांपल है ट्रीज, ऑलराइट, प्लांट्स एंड ट्रीज, जिनमें कि वाटर, स्पेशली वाटर जो कि राइज करता है ऑल द वे फ्रॉम रूट्स टू द टॉप पॉइंट ऑफ द ट्री विदाउट एनी पंपिंग एक्शन. ओके, तो ये सब सरफेस टेंशन के बेसिस पर हो पाता है. ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं. तो आप इसे लिख लीजिए. नैरो ट्यूब्स को बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब, और हम पढ़ रहे हैं कैपिलरी राइज. ये कॉन्सेप्ट कैपिलरी फॉल के लिए भी एप्लीकेबल है सेम, बट ये फेमस है राइज के नाम से. तो चलिए आगे देखते हैं अपन. So let us consider a container which is open to atmosphere. Okay? उसमें कुछ लिक्विड फिल्डअप है. इसके अंदर हम एक ट्यूब पुट कर देते हैं, ए नैरो ट्यूब. तो फिलहाल समझने के लिए मैं इसे थोड़ा ब्रॉड बना रहा हूं, दो इट इज नैरो ट्यूब. तो दोनों साइड से ओपन है,
तो बैरोमीटर जैसे एक्शन नहीं हो रही है, उससे लिंक नहीं करना है। बैरोमीटर की ट्यूब में पहले ही मर्क्यूरी भरते हैं, फिर पूरा बंद करते हैं, फिर उल्टा रखते हैं। दैट यू ऑलरेडी नो, इट्स अ सिंपल ट्यूब व्हिच इज ओपन फ्रॉम बोथ एंड। तो बच्चों यहाँ पे प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, यहाँ भी प्रेशर कितना है पी नॉट, यहाँ भी प्रेशर कितना है पी नॉट। सो नथिंग शुड हैपन आइडियली, बट व्हाट हैपेंस ड्यू टू ये ट्यूब किसी न किसी मटेरियल से मिलकर ही बनी होगी भाई, यस हाँ। तो उस मटेरियल की जो एडिसिव फोर्सेस हैं और लिक्विड लिक्विड के कोहेसिव फोर्सेस, इनका इफेक्टिव फोर्स के हिसाब से लिक्विड या तो यहाँ पर थोड़ा राइज करता है या फिर फॉल करता है। तो मैं राइज केस ले रहा हूँ, तो मैं एक्यूट कॉन्टैक्ट एंगल ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि लिक्विड थोड़ा सा क्या किया है, राइज किया है। यहाँ भी क्या होगा बच्चों, लिक्विड थोड़ा सा राइज करेगा, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ भी क्या होगा, लिक्विड राइज करेगा। ऑलराइट, दिस काइंड ऑफ सरफेस फ्रेम हो गई। अब जैसे ये राइज किया, ध्यान से समझेंगे, यहाँ का जो प्रेशर है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस, जैसे ये राइज किया बच्चों, तो सरफेस टेंशन जो कि कैसी लग रही थी, टेंजेंशियल टू सरफेस, अब कैसी लगने लगी, ऊपर। और ये सरफेस टेंशन फोर्स है, ये सिर्फ 2 पॉइंट पे नहीं, एंटायर सर्कमफेरेंस पे लग रहा होगा, ठीक है। अब ये ट्यूब बहुत ही नैरो है, तो ये ऑलमोस्ट स्फेरिकल या पार्ट ऑफ स्फीयर बन जाएगा ये। अब इसकी वजह से जो नेट फोर्स ऊपर आ रहा है, उसकी वजह से लिक्विड राइज करेगा राइज करेगा राइज करेगा, और ये कुछ यहाँ तक राइज कर गया मान लो आप, ठीक है। मैं इसकी कर्वेचर थोड़ी सी समझने के लिए बढ़ा दे रहा हूँ। तो एट द एंड हुआ क्या, लिक्विड यहाँ से यहाँ तक राइज कर गया। मैं इस लेवल को मिटा रहा हूँ, अभी आपके पास यहाँ कुछ भी नहीं है। तो ये राइज क्यों किया, फर्स्ट इंस्टेंस में राइज क्यों किया, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्टैक्ट एंगल, कोई से एडिटिव फोर्सेस के रिजल्टेंट की वजह से यहाँ पे लिक्विड थोड़ा राइज हुआ तो सरफेस टेंशन का कंपोनेंट ऊपर लगने लगा, जिसकी वजह से जितना लिक्विड ऊपर उठ सकता है उतना ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये हाइट आपकी h है, यू कंसीडर दिस हाइट टू बी h, ओके। नाउ यहां पे इसे हम 2 मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, डोंट वरी। यहाँ पे अभी प्रेशर कितना है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर P नॉट, यहाँ भी प्रेशर कितना है P नॉट, बिल्कुल सही है। तो इसे हम 2 मेथड से करते हैं। सबसे पहले मेथड 1, प्रेशर डिफरेंस मेथड बताता हूं मैं आपको। मेथड 1 विच इज प्रेशर डिफरेंस मेथड। हमारा एम क्या है बच्चों, हमें H फाइंड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। और साथ में हमें पता है, चलिए मैं लिख दे रहा हूं, स्मॉल r को आप कंसीडर करिए रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, ओके, एंड कैपिटल R कंसीडर करिए रेडियस ऑफ मेनिस्कस, रेडियस ऑफ मेनिस्कस। अब ये मेनिस्कस क्या होता है, ये जो आपको शेप दिख रही है 2 डायमेंशनल है, ये 3 डायमेंशनल है, ठीक है। यही जो शेप दिख रही है यही कहलाता है आपका मेनिस्कस। तो इसे बोलेंगे बच्चों कॉनकेव मेनिस्कस। कैसा मेनिस्कस बन रहा है, कॉनकेव, क्योंकि यहाँ पे तो ऑल द वे क्या दिख रहा है आपको, लिक्विड। तो ऊपर से दिखेंगे तो कैसा दिख रहा है, कॉनकेव। तो इसे पढ़ूंगा मैं कॉनकेव मेनिस्कस। अब इस मेनिस्कस का कुछ इफेक्टिव रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, बिल्कुल। कैसे समझेंगे, अगर आप इसे कंप्लीट करेंगे तो ये स्फीयर का पार्ट आपको दिखाई देगा, ठीक है। सो आई एम ट्राइंग, आप सोच लीजिए एक स्फीयर का ये पार्ट है, तो स्फीयर का सेंटर रहा होगा कहीं ना कहीं, और इसको ज्वाइन कर दीजिए आप किधर भी, तो ये मिल जाएगी आपको रेडियस ऑफ मेनिस्कस। तो ये इस स्फीयर का जो पार्ट है, इसकी रेडियस है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस। ऑलराइट भाई, यहाँ का प्रेशर P नॉट। अब इसके जस्ट अंदर एक पॉइंट उठा लेते हैं अपन, जस्ट अंदर, ये जस्ट बाहर वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के प्रेशर को P1 लिख देते हैं बच्चों। बताओ कहाँ का प्रेशर ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा होता है कॉनकेव साइड का। तो यहाँ पे कॉनकेव साइड ये P नॉट है, तो P नॉट इज डेफिनेटली ग्रेटर देन P1। तो अभी प्रेशर डिफरेंस मेथड में अपने क्या सीखा है कि P नॉट माइनस P1 मस्ट बी इक्वल टू, और ये बच्चों एक ही सरफेस है तो सिंपली आपके पास क्या आ जाना चाहिए, 2s बाय कैपिटल R आना चाहिए कि नहीं, ठीक है। इसे संभाल के रखिए। दूसरी बात बच्चों, यहां से लेके यहां तक हाइड्रोस्टैटिक्स का आइडिया बोलता है कि यहां से लेके यहां तक का प्रेशर डिफरेंस आप कैसे लिख सकते हैं, यू कैन राइट दिस P नॉट माइनस P1 इज इक्वल टू रो GH, डेफिनेटली। So by using this simple
subtract by 1 and 2, what can I write? I can write rho GH as 2s by r. तो h कितना आ गया बच्चों हमारे पास? h आ गया 2s डिवाइडेड बाय रो आर जी। तो यही फॉर्मूला हो गया हमारे पास कैपिलरी राइज का। कौन कौन से टर्म पर डिपेंड कर रहा है कैपिलरी राइज? 2 सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी रेडियस ऑफ मेनिस्कस into g, acceleration due to gravity. This is one way of understanding this idea. Okay, चलिए अब अपन कैपिलरी राइज के दूसरे मेथड के बारे में बात करते हैं। तो मैंने फर्स्ट मेथड प्रेशर डिफरेंस मेथड से आपको ये डिराइव करा दिया है दैट कैपिलरी राइज इज इक्वल टू 2s डिवाइडेड बाय रो आर जी, जहां पे S क्या है आपका? सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, कैपिटल R इज रेडियस ऑफ मेनिस्कस एंड रो इज डेंसिटी। ओके, नाउ मेथड 2 चलिए समझते हैं। सेकेंड मेथड, तो डायग्राम वही है जैसा अपन ने फर्स्ट मेथड में बनाया था, दैट वी हैव ए कैपिलरी, ये काफी नैरो रहती है पर सिर्फ डायग्राम के लिए ब्रॉड बना रहा हूँ। ये आपकी लिक्विड लेवल है और यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से राइज किया है, ठीक है। ये फ्री सरफेस है, तो मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे आपका सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा टेंजेंशियल। तो बेसिकली सरफेस टेंशन फोर्स, इस फोर्स से सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड पार्टिकल नीचे खींच रहे हैं, इसलिए सॉलिड पार्टिकल लिक्विड पार्टिकल को ऊपर खींच रहे हैं। चलिए एंगल ऑफ कांटेक्ट हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे। तो द टेंजेंट ड्रॉन टू द लिक्विड सरफेस, टेंजेंट ड्रॉन टू द सॉलिड सरफेस इन लिक्विड, तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा। अब इसे रिजॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा? ऊपर आपके पास fs cos थीटा और इधर क्या आ जाएगा? fs sin थीटा, ठीक है। और इसे आप मान लीजिए राइज h। तो इस h को मैं यहां से कंसीडर कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो दिस इज माय h एंड ये जो सरफेस आप देख पा रहे हैं विल बी एंटायर सर्कल, ठीक है। एंड रेडियस ऑफ कैपिलरी ऑलरेडी आपको पता है कितनी है? दिस रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब आई एम टेकिंग स्मॉल r। So बच्चों स्मॉल r इज रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, नॉट रेडियस ऑफ मेनिस्कस। ओके, नाउ लेट अस ट्राई। तो आप देखिए यहाँ का प्रेशर कितना है? यहाँ का प्रेशर है P नॉट, यहाँ का प्रेशर कितना है? P नॉट। तो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ भी प्रेशर कितना होगा? P नॉट। तो ये जो एक्स्ट्रा लिक्विड आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसका वेट कौन सपोर्ट कर रहा होगा? तो उसका वेट सपोर्ट कर रहा होगा सरफेस टेंशन का, जो वर्टिकली अपवर्ड कंपोनेंट हमें मिला है, ठीक है। तो देख लेते हैं उसके हिसाब से। यहाँ पे एक फोर्स आ जाएगा आपका नीचे, मास ऑफ दिस एक्स्ट्रा लिक्विड इनटू जी, यस। और ऊपर आ रहा है अपने पास fs cos थीटा। अच्छा, 2fs cos थीटा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फोर्स सिर्फ 2 पॉइंट्स पे नहीं लग रहा है, ये एंटायर कांटेक्ट लाइन बनेगा, सरकमफेरेंस ऑफ दिस ऑफ 2 पाई स्मॉल r लेंथ, उस सभी पे लग रहा है। और उसका टोटल वैल्यू है आपका fs। और इस fs को अगर आप लिखना चाहें तो बच्चों वो निकल के आएगा आपके पास s इंटू 2 पाई r। तो अपने पास ये क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से? दिस fs इंटू cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू ml इंटू जी। अब ml कैसे लिखेंगे वो ध्यान से समझिए। fs इंटू cos थीटा इज इक्वल टू, मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। नाउ सी हाउ वी कैलकुलेट वॉल्यूम। तो एलिमेंट उठा लेते हैं अपन। सो दिस इज द एलिमेंट वी हैव, ओके, दिस इज द एलिमेंट ऑफ हाइट, और h मैंने यहां से हाइट कंसीडर की है, ठीक है। और इसका जो रेडियस है वो स्मॉल r है। तो इतना वॉल्यूम बच्चों, ये यहाँ तक का ये जो वॉल्यूम है, ये तो अपन सीधा सीधा लिख ही सकते हैं, दैट्स पाई r स्क्वायर इंटू h, सॉरी r मैं स्मॉल ले रहा हूँ, r स्क्वायर इंटू h। और साथ में बच्चों एक ये छोटा सा वॉल्यूम और आएगा, दिस स्मॉल वॉल्यूम, ओके, प्लस इस टर्म को आप कुछ v नॉट एज्यूम कर लीजिए। तो ये बहुत ही छोटा है, इसे मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बाद में देखेंगे इसे कंसीडर करने से क्या चेंजेस आते हैं, और जब तक ना बताया जाए तब तक आप ये जो छोटा पोर्शन है इसके वॉल्यूम को क्या करिएगा? नेग्लेक्ट। तो फिर मैं वॉल्यूम क्या ही लिख सकता हूँ यहाँ पे? पाई r स्क्वायर h। तो बच्चों
क्या आ जाएगा आपके पास ये ओवरऑल टर्म, you will be having fs which is 2 pi rs into cos theta is equal to this rho into pi r square h into g. I want h, तो h को ऐसे ही रखते हैं, पाई से पाई कैंसिल, r से एक r कैंसिल, सो पाई, तो यहाँ पे मिल रहा है अपने को 2s cos theta divided by rho r g. This is the formula. Now you check one thing here. यहाँ पे फॉर्मूला आया 2s बाय रो आर जी, और मेथड 2 से जो फॉर्मूला आया 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय रो आर जी. मेथड 2 क्या है? बहुत आसान है कि ये जो एक्स्ट्रा राइज हुआ है इसका जो वेट है वो कौन सपोर्ट कर रहा है? सरफेस टेंशन फोर्स. और ये सरफेस टेंशन फोर्स का कंपोनेंट ऊपर कैसे बन गया? वो तो हमेशा टेंजेंशियल टू सरफेस लगता है, तो उसका आंसर है कि इसने कॉन्केव मेनिस्कस बना लिया, इसीलिए ये कंपोनेंट ऊपर की तरफ लग गया. अगर ये मेनिस्कस कॉन्वेक्स बना लेता तो कंपोनेंट नीचे लगता और उतना ही लिक्विड कहां चला जाता? नीचे. फॉर्मूला यही आएगा. ठीक है, तो आप अगर इसमें थीटा को एक्यूट पुट करते हैं तो cos थीटा पॉजिटिव रहेगा, h पॉजिटिव रहेगा, तो हम राइज कंसीडर करेंगे. थीटा को ऑब्ट्यूज पुट करिए तो h नेगेटिव आ जाएगा, मतलब वो डिप्रेस हो रहा है, यानी फ्री लेवल से जो कैपिलरी है उसके अंदर लिक्विड नीचे चला जाएगा. ठीक है, अब इनके आंसर्स को मैच कैसे कराएं? तो इनमें माइन्यूट डिफरेंस देखिए, यहाँ कैपिटल आर है और वहां स्मॉल आर है. कैपिटल आर क्या होती है? रेडियस ऑफ मेनिस्कस हमने कंसीडर किया है. स्मॉल आर क्या है वहां पे? स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब. दैट्स द डिफरेंस. So I write again the terms involved here. S is same surface tension. S is surface tension. Okay. Then your R is radius of capillary tube. That's the difference. Small r. Other terms are just rho is the density of liquid. Okay. And what is theta? Theta is contact angle. Contact angle. Alright, so these are the terms involved here. Now we will establish the relation between capital R and small r. तो आप देख सकते हैं that capital R must be equal to small r divided by cos theta. चलिए हम देख भी लेते हैं, इसे नोट करिए. Okay, now we are going to relate with the radius of meniscus and radius of capillary tube. Okay, तो चलिए उसके लिए हम थोड़ा सा बड़ा सा उसको कैपिलरी ट्यूब को थोड़ा ब्रॉड कंसीडर कर लेते हैं. और ये रहा आपका मेनिस्कस. कंसीडर दिस एज द मेनिस्कस. ओके, इसको कंप्लीट करूं अगर मैं, तो इफ आई कंप्लीट इट एज द स्फेरिकल, ये स्फीयर बनेगा, है ना, और वो स्फीयर ऐसा ऊपर से बनेगा, और यहाँ पे मान लीजिए इस स्फीयर का सेंटर आ रहा है. O इज सेंटर ऑफ दिस स्फीयर. अब O से इस मेनिस्कस के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो मिल जाएगी रेडियस ऑफ मेनिस्कस. वहीं पे ये जो टर्म रहेगा दिस इज योर रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब. दिस इज योर रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब. ये एक्सेस हो गई कैपिलरी ट्यूब की. ठीक है, और अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूं यहाँ पे तो ये हो जाएगी मेरी रेडियस ऑफ मेनिस्कस. तो थोड़ा सा आराम से समझेंगे. तो कैपिटल आर क्या है बच्चों? रेडियस ऑफ मेनिस्कस. स्मॉल आर है आपकी रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, और हम रिलेशन फाइंड कर रहे हैं. आपको पता है कॉन्टैक्ट एंगल कैसे बनाते हैं? यू ड्रॉ ए टेंजेंट एट कॉन्टैक्ट पॉइंट पैरेलल टू द सॉलिड सरफेस इनटू द लिक्विड, देन यू ड्रॉ ए टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, एंड दिस इज योर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा. यू कैन चेक नाउ. जस्ट बी हियर. ये एंगल थीटा दिख रहा है आपको. ये टोटल एंगल 90 है बच्चों, तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका? 90 माइनस थीटा हो जाएगा. यस, और ये जो टेंजेंट मैं एक्सटेंड करूंगा, ये इधर 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो ये टोटल भी 90 होगा, तो 90 माइनस थीटा बच्चों, ये एंगल क्या आ जाएगा? थीटा. तो आप इस ट्राइंगल को समझिए. लेट मी गिव द नेम. दिस पॉइंट एज ए, दिस पॉइंट एज बी. सो आप ये ट्राइंगल ओ ए बी की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या मिल जाएगा? cos theta is equal to small r by capital R. So capital R is nothing but small r divided by cos theta. तो ये फॉर्मूला अगर मैं देख लूं तो फिर ये दोनों इक्विवेलेंट हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें. मैं फाइनली लिख दे रहा हूं कैपिलरी राइज एंड दिस फॉर्मूला
तो कैपिलरी राइज कैन बी रिटन एज 2s डिवाइडेड बाय रो आर जी और 2s cos theta divided by rho small rg where capital R is equal to small r divided by cos theta and capital R represent radius of meniscus and small r represent radius of capillary tube. ठीक है, अब एक मुद्दे की बात, कोई भी फॉर्मूला आप उठा लें, सपोज मैं यही फॉर्मूला ले लूं यहाँ पे, या फिर ये फॉर्मूला आप उठा लें, एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड करता है लिक्विड और सॉलिड पेयर पे। तो चलो आपने ग्लास एंड वाटर कंसीडर कर लिया, तो उनका कुछ एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट आएगा, थीटा फिक्स हो गया, सरफेस टेंशन भी फिक्स हो गया, डेंसिटी भी फिक्स हो गई, जी भी फिक्स हो गई। तो देखिए कैपिलरी राइज यानी वाटर अगेंस्ट ग्रेविटी कितनी हाइट तक राइज करेगा, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द ट्यूब। तो जितनी नैरो होगी ट्यूब उतना ज्यादा हाइट तक लिक्विड राइज कर पाएगा, ट्यूब जितनी ब्रॉड हो जाएगी उतनी कम हाइट तक लिक्विड राइज कर पाएगा। आप ये बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं it is also called Zurin's law. ओके क्या है ये जुरेंस लॉ? देखिए ये बोलता है हाइट raised in a capillary is inversely proportional to the radius of capillary tube if other factors like surface tension, angle of contact, density are remain fixed. Means आप ग्लास की अलग अलग रेडियस की कैपिलरी ट्यूब लाइए, उन सबको वाटर में डिप करिए, सबसे ज्यादा राइज आपको किसमें दिखेगा, जिसकी रेडियस सबसे कम होगी। तो यही जो लॉ है वो कहलाता है आपका जुरेंस लॉ। ओके, so this is the overall conclusion of capillary rise we have here. So let's move forward. Now इसकी कुछ वेरिएशन समझते हैं। अगर एक कंटेनर है अपने पास, ठीक है, और इस कंटेनर में कैपिलरी ट्यूब को इंक्लाइन ऐसा एंगल पर पुट कर दिया जाए तो क्या होगा, कोई इशू नहीं है। अगर मैंने एंगल पर पुट कर दिया तो फिर मेनिस्कस बनेगा यहाँ पे, और ये जो हाइट है बच्चों, दिस वर्टिकल हाइट, ये वर्टिकल हाइट अब भी उतनी ही आएगी जितनी पहले आई थी, जबकि ये जो हाइट है ये अभी कम आने लगेगी। तो इस एंगल को मैं थीटा जानबूझ के नहीं लेना चाह रहा हूं, कंसीडर दिस एंगल टू बी अल्फा। थीटा अपना कॉन्टैक्ट एंगल है, तो कॉन्टैक्ट एंगल ये टिल्ट वगैरह से चेंज नहीं होता है, कॉन्टैक्ट एंगल वही रहेगा अब भी। तो आप क्या समझ पा रहे हैं कि ये जो अलोंग द कैपिलरी जो लिक्विड राइज हो रहा है वो कितना आना चाहिए, तो मेरा मानना है कि H अब भी कितना आएगा आपका रो 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय रो आर जी, या फिर आप कैपिटल आर के टर्म्स में लिखेंगे तो थीटा नहीं दिखेगा, जबकि L कितना आएगा, L विल बी इक्वल टू H डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। आप इसे बहुत सारे तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ समझा दे रहा हूँ कि अभी जो बैलेंसिंग होगी mg की नहीं होते हुए किसकी होगी, mg साइन थीटा की। तो ओवरऑल ज्यादा अमाउंट ऑफ लिक्विड कैपिलरी में राइज करेगा, बट उसकी जो वर्टिकल हाइट है वो अब भी वही आएगी, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखेंगे, ओके, कैन नोट दिस। Now, for water glass pair, contact angle is 0 degree. If not given तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन में जो दे रहा है वो कंसीडर करिए। तो इसके लिए हम जो डिफरेंशियल वॉल्यूम था, जो वॉल्यूम हम V0 छोड़ के आए थे, इसकी कैलकुलेशन हमने नहीं की थी, उसकी कैलकुलेशन भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है।
अब बताइए अगर कॉन्टैक्ट एंगल 0 डिग्री है तो आप मुझे खुद बताइए कि यहाँ पे जो मेनिस्कस बनेगा वो एक हेमिस्फेरिकल बन जाएगा, बिकॉज आपका कॉन्टैक्ट एंगल 0 कब आएगा, जब आपकी लिक्विड की टेंजेंट कैसी बने, एकदम सॉलिड सरफेस के अलोंग ही बन जाए, तभी कॉन्टैक्ट एंगल 0 आएगा। इसका मतलब ये जो है वो एक क्या बन जाएगा फिर, इट शुड बी ए हेमिस्फीयर। ओके, सो व्हाट इज द गुड थिंग इज कि ये आपकी स्मॉल आर भी होगी और यही आपकी कैपिटल आर भी होगी in this condition. So in this condition, let us find the correction factor here. So if I consider this as H, okay, then I can include this factor as well. Okay, so ये factor होगा कितना, ये factor होगा आपका small r is equal to capital R. Yes, तो चलिए अपन वेट वाला फैक्टर यूज करते हैं। तो ऊपर की तरफ सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू निकल के आएगी 2 पाई r, मैं स्मॉल r के टर्म्स में ही जा रहा हूँ s, और साथ में आएगा आपका mg। ठीक है, तो mg में ये वॉल्यूम इसे अपन v1 मान लेते हैं और ये जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है इसे v0 मान लेते हैं। तो नीचे की तरफ आप लिखेंगे ml into g which will be equal to rho v1 plus v0 into g। इन्हें अपन इक्वेट करेंगे। सो सी व्हाट द डिफरेंस वी गेट हियर। तो चलो v0 कैसे फाइंड करेंगे, तो v0 फाइंड करने के लिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, इसको एज ए सिलेंडर मान के वॉल्यूम लिखते हैं। तो वो कितना आएगा अपने पास, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच विच इज आर माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। सो यू विल गेट 1/3 पाई आर क्यूब, दिस v0। v1 तो इजी है लिखना, v1 is simply pi r square h. So what will you write? You will write the equilibrium thing. The Fs is equal to mlg. So you will write 2 pi rs is equal to rho v1 की वैल्यू pi r square h plus 1/3 pi r cube into g. So well, so realize the terms. मैं r वापस से कैंसिल कर सकता हूँ यहाँ पे r square times and I want h। तो बाकी सारे फैक्टर आप इधर ले आइए, पाई भी कैंसिल हो जाएगा, यस पाई कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास रहेगा 2s बाय रो जी, यस r कॉमन निकाल लीजिए, सो 2s बाय रो आर जी, बचा मेरे पास अंदर h प्लस r बाय 3, वो जो s जो आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है 2s डिवाइडेड बाय रो आर जी माइनस r बाय 3। यानी पहले हमने जो h की वैल्यू निकाली हुई है वो थोड़ी सी ज्यादा आई हुई है क्योंकि मैंने इस पार्ट ऑफ लिक्विड को कंसीडर नहीं किया है। तो अगर हाँ r/3 फैक्टर जो है सबट्रैक्ट सिर्फ कहाँ हो रहा है, जब मैंने एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना ले रखा है 0 डिग्री, अदरवाइज यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, वो पार्ट आप हमेशा निग्लेक्ट करिए। ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है एंड यू कैन ऑलवेज राइट दिस थिंग एज दिस कैपिलरी राइज इज इक्वल टू 2s डिवाइडेड बाय रो rg और 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय रो rg। ये आप 99% केसेस में बिंदास यूज करिए। ये सिर्फ पर्टिकुलर है जब आपको बोल दे कि कॉन्टैक्ट एंगल 0 डिग्री दिया हुआ है, अब बताओ कैपिलरी राइज क्या होगा। सो दिस इज मोर एक्यूरेट आंसर देयर। ओके, वेल ना आगे बढ़ते हैं और एक आध क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन इस पे। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन बोल रहा हूं। मान लीजिए से यू हैव ए ग्लास कैपिलरी with angle of contact 0 degree, okay, density, and it is dipped in water. So glass capillary is dipped in water. Find capillary rise. So what will you do? What else you need? You need surface tension. Surface tension of water, let me take 0.08 joule per meter square. You know it? Yes, surface tension का यूनिट। एंड तो सॉल्व करें अपन इसे फिर, तो क्या करेंगे अपन, फॉर्मूला लगाएंगे H is equal to 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय रो इनटू
radius of capillary into G. Yes, you need radius of capillary. So I'm considering radius of capillary to be 1 millimeter. So see what height we get here. We get 2 into surface tension is 0.08, okay, into cos of theta, which is 1 here, 0 degree दे दिया, density 1000, radius 10 to the power minus 3 into 10. So this goes out and we have this number here, which is 2 into 0.08 by 10. So I'll have 0.016, okay, meter, or I can say it is 16 millimeter. So this is the rise we have seen, or 1.6 सेंटीमीटर. तो इसमें जो वाटर है वो 1.6 सेंटीमीटर ऊपर देखिएगा. तो बहुत ही बेसिक कैटेगरी का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड. आपको कैपिलरी बता दिया, एंगल ऑफ कांटेक्ट बता दिया, रेडियस ऑफ कैपिलरी, ये जो स्मॉल आर है ये क्या है आपका रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब. रेडियस ऑफ मेनिस्कस दे दिया, तब तो आपको कांटेक्ट एंगल देने की जरूरत है ही नहीं. ठीक है, ओके, से नोट कर लीजिए. फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ओके, next question, I'm asking this: find heat produced during capillary rise. ठीक है, कैपिलरी राइज में हीट कितनी प्रोड्यूस होगी. तो समझते हैं हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. ठीक है, आपको दिया हुआ है सरफेस टेंशन, आपको दिया हुआ है रेडियस ऑफ कैपिलरी, आपको दिया हुआ है कांटेक्ट एंगल, ठीक है, और आपको दिया हुआ है व्हाट एल्स यू नीड, डेंसिटी ऑफ वाटर. ठीक है, ऑल दिस इज नोन टू यू. सो इन दिस टर्म्स टेल मी व्हाट इज हीट प्रोड्यूस्ड इन कैपिलरी राइज. सो मोर देन द नंबर्स और आंसर विल गेट, इसका लॉजिक समझते हैं अपन कि क्यों यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए. तो देखिए क्यों होनी चाहिए. तो मेरे पास कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है, और मैंने इसे डिप कर दिया एक लिक्विड में. जानबूझ के मैं इतना ब्रॉड ट्यूब दिखा रहा हूं आपको. तो लिक्विड राइज कर गया, ठीक है, अप टू सम हाइट h. ऑलराइट, तो जब लिक्विड राइज किया, इस वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई. और किसने वर्क किया? सरफेस टेंशन फोर्स ने वर्क किया. डेफिनेटली ग्रेविटी ने भी वर्क किया. ठीक है, तो सरफेस टेंशन फोर्स ने वर्क किया. तो ये आपका लग रहा है Fs. ठीक है, तो अपन हीट प्रोड्यूस्ड कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? तो आपकी जो हीट प्रोड्यूस्ड आएगी, इट विल बी द डिफरेंस ऑफ दिस इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड द वर्क डन बाय सरफेस टेंशन फोर्स. तो आप मुझे खुद बताइए, डिस्प्लेसमेंट हुआ है ओवरऑल h. किस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट चाहिए? जहां फोर्स लग रहा है. तो सरफेस टेंशन फोर्स जिस सब बाउंड्री पर लग रहा है, वो बाउंड्री कितनी डिस्प्लेस हुई है? h. तो सरफेस टेंशन फोर्स कांस्टेंट है, क्योंकि राइज के साथ थीटा चेंज नहीं हो रहा है, रेडियस चेंज नहीं हो रही है. ओके, सो Fs is a constant force, so we'll write work done by surface tension force. सरफेस टेंशन फोर्स. और वो वर्क डन कितना आएगा बच्चों? वो आएगा मेरे पास Fs cos थीटा इंटू h. ठीक है, और दूसरा आप लिख सकते हैं इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. वो कितनी आएगी बच्चों? इस पार्ट ऑफ लिक्विड का मास इंटू जी इंटू एच. बट आपको पता है कि कोई रॉड अगर ऐसी पड़ी हुई है और उसे ऐसे खड़ा कर दें हम, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं? उसके सेंटर ऑफ मास कितना राइज किया है. तो सेंटर ऑफ मास कहां पहुंचा होगा? यहां पहुंचा होगा. यू कैन कॉल दिस सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस लिक्विड. हाँ, जब लिक्विड नीचे रहा होगा तो हम मान रहे हैं कि ये कोई बहुत सिग्निफिकेंट थिकनेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है. तो अपन मान रहे हैं कि यहाँ से यहाँ पर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हुआ है. तो ये हाइट जो है आपकी कितनी है? h/2. तो आप लिखेंगे यहाँ पे mg h/2. और बच्चों सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट हुआ है, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है. तो जो पॉजिटिव वर्क यहाँ पे कौन कर रहा है? सरफेस टेंशन. उसके बिहाफ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है. अगर ये दोनों नंबर सेम रहते हैं तो कोई हीट प्रोड्यूस नहीं होगी. हाँ, अगर ये नंबर जितना वर्क कर रहा है सरफेस टेंशन, उसके कंपैरिजन में कम इंक्रीमेंट हो रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, तो फिर वहां पे क्या प्रोड्यूस हो रही होगी? हीट. तो चलिए ट्राई करते हैं अपन फिर से. तो पहले अपन ये फाइंड करते हैं वर्क डन बाय सरफेस टेंशन फोर्स. तो सरफेस टेंशन फोर्स कैसे लिखेंगे आप? यू विल बी राइटिंग इट एज 2 pi rs into cos थीटा into h. ओके,
what is the delta U gravitational potential energy? It is mass, which is rho, into volume, which will be equal to pi r square h. हम वो छोटा वॉल्यूम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, अभी जो मैंने बात की, into g into h by 2. So you have it rho pi r square g h square by 2, and here you have this term which is here 2 pi r into s into cos theta into h. So guys, I don't want h term here क्योंकि h मुझे नहीं दिया, मुझे s r theta and rho के टर्म में जाना है. तो मैं heat produced कैसे लिखूंगा? Heat produced will be the work done by surface tension force minus incremental gravitational potential energy, and this term should come positive. ठीक है, तो फिर वहां पर हीट प्रोड्यूस हुई होगी. अगर नेगेटिव आ रहा है तो हीट फिर एब्जॉर्ब हुई होगी सराउंडिंग से. बट लेट्स चेक व्हाट इट कम्स. सो मैं डायग्राम मिटा रहा हूं, ठीक है, आप इसे नोट कर लें. अच्छा, तो हमें मिल गया ये 2 पाई आर एस कॉस थीटा इंटू एच माइनस रो पाई आर स्क्वायर जी इंटू एच स्क्वायर बाई 2. सो यू हैव 2 पाई आर एस कॉस थीटा. बच्चों एच का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? एच का फॉर्मूला हमें पता है, कैपिलरी राइज इज 2s cos theta divided by rho rg. So let's put it 2s cos theta divided by rho rg minus rho pi r square g by 2 into 2s cos theta divided by rho rg का square. So anything cancelling out? Yes, small r is cancelling out. I don't think anything else. So I'll get 4 pi s square cos square theta divided by rho g minus. So here I can check कि रो से एक रो कैंसिल हो जाएगा, हाँ, और जी से एक जी कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल. आर का पूरा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यस कैंसिल हो जाएगा. तो फिर अपने पास यहाँ पे बचेगा, ये 4 है तो 2 बचेगा फिर यहाँ पे. तो ये बच रहा है मेरे पास 2 पाई एस स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय रो जी. तो इसका जब सब्ट्रैक्शन करके हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो निकलता है 2 पाई एस स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय रो जी. तो यही आपके आ जाएगी हीट प्रोड्यूस्ड. तो हीट प्रोड्यूस क्यों हो रही है? बिकॉज सरफेस टेंशन फोर्स इज डूइंग मोर पॉजिटिव वर्क एज कंपेयर टू द नेगेटिव वर्क डन बाय ग्रेविटी. तो ये जो डिफरेंस अमाउंट है वो किस में चला जा रहा है? हीट में. बिकॉज हाँ, एक और बात हो सकती थी, चलिए यहाँ पे अपन एक और मुद्दे की बात कर लेते हैं. ऐसा भी हो सकता था कि वर्क डन बाय सरफेस टेंशन फोर्स है ना, प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ये होती है वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना. पर इसमें अपन कुछ मिस कर रहे हैं, वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इन द सिस्टम. That's why there is a heat produced, because capillary rise is a very extremely slow process. ऐसा नहीं होता कि मैंने कैपिलरी पुट किया और खट से पानी ऊपर आ गया. ऐसा होता तो फिर वहां फाउंटेन भी बनना चाहिए था. फाउंटेन समझते हैं, सब पानी को ऐसा फुब्बारा बनाना चाहिए था ऊपर निकल के, पर नहीं होता है. कैपिलरी राइज इज ए वेरी स्लो प्रोसेस, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो होता ही नहीं है. और ये दोनों टर्म इक्वल हो नहीं रहा है, इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है. इसका मतलब यहाँ पे कोई तीसरा एजेंट भी है विच विल बी राइटिंग द वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, एंड इन्हीं का वर्क किस में कन्वर्ट हो रहा है? आपका हीट में, जो कि इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल आ रहा है. ठीक है, सो दिस इज द आइडिया हियर. इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और साथ में ये बात लिखिए दैट कैपिलरी राइज इज ए वेरी स्लो प्रोसेस, सो देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जीज. कैपिलरी राइज इज ए वेरी स्लो प्रोसेस, सो देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जीज. So let's move forward here. Suppose we have a capillary tube dipped into a container, okay, and water or the liquid is rising up to some height h. Okay, so I am providing you surface tension, I am providing you
this density, I am providing you the radius of capillary, I am providing you the contact angle, okay, and of course G. So all these numbers you know, okay. अब मैं बोल रहा हूँ if length of capillary tube is capped, length of capillary tube above liquid or above free surface of liquid in container is kept smaller than h, and h is this rise, okay, then what will happen? डिस्कस, ओके। चलिए क्वेश्चन समझा दूं मैं आपको। मान लीजिए कि ये जो कैपिलरी ट्यूब है उसकी जो लेंथ है ऊपर वो स्मॉल एल है। अच्छा, एच क्या है? एच है आपका 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय रो आर जी, दिस इज द एच। अब इस एच में कहीं भी एल इन्वॉल्व है क्या? आप खुद सोचिए, क्या इस डेरिवेशन में हमने कभी सोचा कि कैपिलरी की सच में इतनी लेंथ अवेलेबल है या नहीं है ऊपर? इसमें तो सिंपली कौन से टर्म आ रहे हैं? सरफेस टेंशन, देन दिस cos थीटा वेयर थीटा इज कांटेक्ट एंगल। ये भी प्रॉपर्टी है, किस किस की प्रॉपर्टी है ये? So this is property of the solid and liquid pair. Surface tension भी property है liquid की। Rho क्या है? Density, R उस radius of capillary length तो है ही नहीं कहीं। तो मुद्दा ये है कि सपोज ये तो ये होना चाहिए था, यहाँ पे इतना पानी या इतना लिक्विड ऊपर आना चाहिए था, पर अगर कैपिलरी की लेंथ पहले से ही कम रख दी जाती, ये कंटेनर में जब हम इसे पुट कर रहे थे तभी इसकी जो ऊपर लेंथ है वो h के कंपैरिजन में कम कर दी जाए और इसे पुट करें, तो क्या होगा? क्या लिक्विड फाउंटेन की तरह ऐसे जंप करेगा ऊपर, या फिर लिक्विड यहीं तक रुक जाएगा, या फिर इधर साइड से स्लोली फैलने लगेगा? ये कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है। तो हो सकता है कुछ इक्विलिब्रियम की फाउंटेन बनाए, पर फाउंटेन बनाने वाला आइडिया मैं इसलिए रिजेक्ट कर दूंगा कि सरफेस टेंशन जो कैपिलरी राइज होता है वो कैपिलरी राइज बहुत ही स्लो प्रोसेस है, तो लिक्विड के पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, तो ऐसे फाउंटेन बना के तो बाहर नहीं आएगा, सो रिजेक्टेड। देन दूसरा हो सकता है कि ये जस्ट कैपिलरी ट्यूब की वॉल्स को टच करता हुआ जस्ट बाहर स्पिल हो जाए वाटर, ऐसा हो सकता था पर ऐसा नहीं होता है। समझते हैं क्यों? ओके, सो व्हाट विल हैपन, मेरे पास कैपिलरी है, यहाँ पे लिक्विड अपना मेनिस्कस फॉर्म किया, लिक्विड राइज किया, लिक्विड का मेनिस्कस यही है, और यहाँ पे लग रहा है सरफेस टेंशन के फोर्स एज यूजुअल। अब डेफिनेटली ये सरफेस टेंशन फोर्स इस कॉलम से ज्यादा वेट सपोर्ट कर सकते हैं, तो इसे ऊपर खींचेंगे भाई, चलो ऊपर खींचेंगे। पर मैं आपको कल समझाया है, या फिर इसी लेक्चर के स्टार्टिंग में आपने देखा जब हम कॉन्टैक्ट एंगल का डिस्कशन कर रहे थे कि जब कोई भी कंटेनर पूरा फिल कर दिया जाता है तो फिर उसका जो एडिसिव फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू सॉलिड सरफेस ना लगते हुए वो कैसे लगने लगता है? वो लगने लगता है नीचे की तरफ, जिससे कि जो मेनिस्कस है पहले ऐसा हुआ करता था वो स्लोली फिर इसमें कन्वर्ट होगा और फिर ऐसा हो जाएगा। और जैसे ही ऐसा हुआ तो क्या होगा बच्चों? जैसे ही मेनिस्कस ऐसा हो गया, आप खुद ध्यान रखें, अगर मेनिस्कस ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया तो फिर क्या प्रोड्यूस करेगा? वो सरफेस टेंशन फोर्स, तो इसे डिप्रेशन करेगा, तो राइज हो ही नहीं सकता। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो व्हाट विल हैपन, ये जो एफएस है, ये जो कांटेक्ट एंगल है यहाँ पे थीटा, ये खुद की वैल्यू को ऐसे चेंज करेगा कि एफएस कॉस थीटा सिर्फ और सिर्फ इतनी हाइट के कॉलम को ही सपोर्ट करे। समझ रहे हैं? मतलब थीटा बढ़ेगा। ओके, तो what happens when length of capillary tube is less than this rise, then water does not come out of capillary tube. You must underline that water does not come out of this capillary tube. Instead of that, meniscus adjusts itself such that
ये जो थीटा है वो बढ़ जाता है, ठीक है। थीटा बढ़ने से कॉस थीटा कम हो जाता है। तो ये h सिर्फ किसके इक्वल ही रह पाता है, l के इक्वल। इतनी बात समझ गए। तो ये जो डिस्कशन मैंने यहाँ पे किया है इसे आप लिख लें, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, इफ कैपिलरी ट्यूब लेंथ इज लेस देन कैपिटल H, that is a permissible rise, then water does not come out of capillary tube, water does not come out of capillary tube, it comma लगाइए, it adjusts its contact angle, it adjusts its contact angle such that rise is equal to small l, okay, ठीक है। Then the question arises, if available length of capillary tube for rise is L, which is less than H, then find new contact angle. Okay, new contact angle. So what will happen, अगर ये लेंथ सफिशिएंट होती तो वो कुछ ऐसा डायग्राम आता, पर ये लेंथ सफिशिएंट नहीं है अगर लेंथ सफिशिएंट तो क्या होगा बच्चों, तो फिर लिक्विड राइज करेगा यहाँ पे, और ये जो मेनिस्कस है वो ऐसा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे जो कांटेक्ट एंगल था, एक्चुअल कांटेक्ट एंगल जो था वो थीटा था, पर यहाँ का जो कांटेक्ट एंगल है इट विल बी मोर देन थीटा, दिस थीटा डैश, सच दैट cos थीटा डैश विल बी लेसर। ओके, अच्छा ऐसा कभी नहीं होगा, कभी कभी ऑप्शन आ जाता है आपके एग्जाम में, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये इस तरीके का मेनिस्कस फॉर्म करे, क्योंकि इस तरीके का मेनिस्कस फॉर्म कर लिया इसने तो फिर ये राइज होना ही नहीं चाहिए था। जो एक्चुअल लेवल है उसके कंपैरिजन में राइज होना ही नहीं चाहिए था, उसे तो और डिप्रेस हो जाना चाहिए था। तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, रहेगा ऐसा ही। मैक्सिमम कंडीशन जो है वो कहां तक जा सकता है, कॉन्टैक्ट एंगल इधर 90 तक रहना उसे एक्यूटी है, क्योंकि राइज तो हो ही रहा है ना आफ्टर ऑल कुछ ना कुछ फ्री लेवल से, तो कुछ नहीं दिक्कत है। ये L फिर अपने नए H के इक्वल हो जाएगा, और जो नया H है वो नए कॉन्टैक्ट एंगल से लिखेंगे, तो नया H होगा cos थीटा डैश डिवाइडेड बाय रो आर जी। So you equate S dash is L, so you write L is equal to 2S cos theta dash divided by rho r g. So what do you get the cos theta dash term? Cos theta dash you get rho r g L by 2S. So by this way you can find the new contact angle. And it is very important discussion. इस पर कई बार questions पूछा जाता है. Okay? Can note down. ओके चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सरफेस टेंशन, आइडिया ऑफ एक्सेस प्रेशर। तो अभी भी हम एक्सेस प्रेशर के अंडर में ही चल रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिए, टू सोप बबल्स ऑफ रेडियस R1 and R2 combines to form a new bubble of radius कैपिटल R। तो दो बबल है अपने पास, कैपिटल R1 कैपिटल R2 रेडियस के, वो कंबाइन होके एक बड़ा बबल फॉर्म कर लेते हैं ऑफ रेडियस कैपिटल R इन वैक्यूम, और बाहर है वैक्यूम, तो इट्स नॉट इन एटमॉस्फेयर, कहां पे बोला जा रहा है, वैक्यूम। तो फाइंड वैल्यू ऑफ कैपिटल R इन टर्म्स ऑफ R1 and R2 in terms of R1 and R2 if combination takes place isothermally, तो आपको मानना है कि इस कॉम्बिनेशन में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, ये आपके पास दो सोप बबल्स हैं जिनके रेस्पेक्टिव रेडियस R1 एंड R2 है, ठीक है। सोप बबल में क्या रहता है बच्चों, अंदर एयर बाहर, अब इस बार क्या दिया हुआ है, वैक्यूम एयर
वैक्यूम, दो लेयर रहती है, मैं दिखा नहीं रहा हूँ, यहाँ पे बीच में लिक्विड रहता है, तो एयर, लिक्विड और फिर वैक्यूम, आपके पास दो सरफेसेस रहती है, सो नथिंग टू वरी अबाउट। अब ये दोनों मिलके एक बड़ा बबल बना लेते हैं, सो ये दोनों मिलके एक बड़ा बबल बना लेते हैं जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। तो यहाँ भी एयर और यहाँ वैक्यूम, ओके। अब क्वेश्चन ये है, ये प्रोसेस आइसोथर्मल है, यानी टेम्परेचर चेंज नहीं हुए हैं, इसका मतलब दोनों के टेम्परेचर सेम रहे होंगे पहले भी, ओके। सो व्हाट टू डू हियर इज a simple fact you can follow is, यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं कर सकते आप नहीं बोल सकते वॉल्यूम ऑफ दिस वन प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस वन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर एयर बबल, एज वी डिड इन दैट केस ऑफ ड्रॉप, कि एक ड्रॉप 1000 ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हुआ था, तो हमने वो किया था, पर यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि एयर कंप्रेस भी हो सकती है और एक्सपैंड भी हो सकती है, अनलाइक वाटर। तब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, थर्मोडायनेमिक्स के आइडिया पे जाना पड़ेगा। हम बोलेंगे कि अगर यहाँ n1 नंबर ऑफ मोल्स हैं, यहाँ n2 नंबर ऑफ मोल्स हैं, यहाँ n नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो आप इंस्टेड ऑफ इक्वेटिंग वॉल्यूम यू शुड इक्वेट मास, और इन अदर वर्ड्स यू शुड इक्वेट moles. So for that consider pressure, here is P1, here is P2 and here is P. So what will you write in that case? Okay. So प्रेशर क्या लिखेंगे फिर आप यहाँ पे, सो आप प्रेशर लिख रहे होंगे बच्चों P1, P2 एंड P, और इसके रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स आप इनके टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो नंबर ऑफ मोल को क्या लिख सकते हैं, PV बाय RT, तो इसे आप लिखेंगे PV। अच्छा, उसका वॉल्यूम जो भी है क्या लिख पाएंगे आप, 4/3 पाई आर क्यूब PV बाय RT। R इज नॉट रेडियस, R इज गैस कांस्टेंट, ठीक है, भले आर आर आपको सेम दिख रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपका P1 4/3 पाई R1 क्यूब बाय RT प्लस P2 4/3 पाई R2 क्यूब divided by RT. So you can cancel the respective terms which can be cancelled. So we are having this relation PR to the power 3 is equal to P1 R to the 1 to the power 3 plus P2 R2 to the power 3. So consider it as equation 1. तो ये equation कहाँ से बनाई हमने, simply isothermal condition and equating moles. Then mole of first bubble plus mole of second bubble must be equal to the total moles there. Okay. So what can we do now is we can express pressure in terms of radius by using idea of excess pressure and surface tension. So बाहर का प्रेशर तो बच्चों क्या हो गया, हर एक केस में P out की वैल्यू कितनी है, 0. So for the first bubble you tell me what can you write, P1 minus P out, it will be equal to this 4s divided by R1, and P out is 0. So what can you write, P1, you can write simply P1 as 4s by R1. You can write P2 as 4s by R2. You can write P as 4s by R. So when you put these numbers in equation 1, so by 1 and 2 you can express R in terms of R1 and R2. So let's do it. So we'll have this P की जगह पे आप क्या लिख दीजिएगा, 4s by R into R cube is equal to 4s by R1 into R1 cube plus 4s by R2 into R2 क्यूब। तो रेस्पेक्टिव ये स्क्वायर टाइम्स कैंसिल हो जाएंगे, फिर तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, and 4s also cancel out, so R square will be equal to R1 square plus R2 square. So बच्चों R जो होगा वो आ जाएगा आपके पास रूट ऑफ R1 square plus R2 square. ठीक है, दो एक से क्वेश्चन पर कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, तो आई वांट यू टू रिमेंबर दिस एज ए formula that when two bubbles combines isothermally in vacuum. ठीक है, क्या क्या कंडीशन है, दो बबल कंबाइन हो रहे हैं आइसोथर्मली यानी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, एंड दूसरी कंडीशन है इन वैक्यूम,
then you can find radius of the this third bubble जो कि फॉर्म हो रहा है इन दोनों से in terms of R1 and R2. Okay, note this down. Okay, another question let's take. So here, suppose two air bubbles of radius R1 and radius R2, they combine in air such that an interface is formed between them. ठीक है, an interface is formed between them. So my question is find radius of this interface. ठीक है, ये वाली जो साइड है वो अब भी कितनी रेडियस रखती है बच्चों? ये वाली साइड अब भी R1 रेडियस रखती है. ये वाली जो साइड है वो अब भी कितनी रेडियस रखती है? R2 रखती है. बट जो ओवरलैपिंग साइड है उसकी रेडियस बदल गई है. ठीक है, ऐसा भी देखा होगा आपने बबल्स. कपड़े अगर खुद से धोए हो आपने मैनुअली तो फिर ऐसा दिखेगा आपको बबल के ऊपर बबल. तो मैं पूछ रहा हूं यहाँ पे फाइंड रेडियस ऑफ कॉमन इंटरफेस. आई एम आस्किंग हियर स्मॉल r. कैसे करेंगे इसे सॉल्व? और आपको दिया गया है कि ये एयर है और अंदर भी एयर है, इट्स ए बबल. सो यू कैन डू इट. यहाँ का प्रेशर अगर आप P1 लें, यहाँ का प्रेशर P2, तो प्रेशर P1, प्रेशर P2, what can you write? एंड बाहर का प्रेशर P out, है ना? P out तो हर जगह P नोट ही है, इसे मैं P नोट लिख दे रहा हूँ. So P out is P naught. What can you write? You can write from here P1 minus P naught is equal to 4s by R1. P2 minus P naught is equal to 4s by R2. And P1 minus P2 मैं बड़ा मान के चल रहा हूँ कि मान लो यहाँ का प्रेशर बड़ा है, ठीक है, तो फिर यहाँ की रेडियस छोटी होगी. I can write it is equal to 4s by small r. So by these two I can write P1 minus P2 is equal to 4s 1 by R1 minus 1 by R2. और जब मैंने ये मान लिया P1 minus P2 लिख रहा हूँ, इसका मतलब मैंने एज्यूम कर लिया कि R1 छोटा है, तभी तो वहाँ का प्रेशर बड़ा है. So what you get? You get P1 by this and this. You get 1 by R is equal to 1 by R1 minus 1 by R2. You can take the mod of it क्योंकि आपको नहीं पता बड़ा कौन है छोटा कौन है. तो ये आपका आंसर आ गया. इसे भी आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं कि दो बबल कंबाइन हुए पर उन्होंने थर्ड बबल फॉर्म ना करते हुए बस एक कॉमन इंटरफेस बना दी. तो इंटरफेस की रेडियस आप यहाँ से निकाल सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे फॉर्मली चैप्टर खत्म हो जाता है. ठीक है, अभी मैं कुछ और क्वेश्चंस ले रहा हूँ. ठीक है, तो आप देख लीजिए. तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं हम इस पर. क्वेश्चन लिखिए फिर मैं बात करता हूं. लिखिए two parallel glass plates are held vertically at a small separation small d. Two parallel glass plates are held vertically at a small separation small d and dipped in a liquid of surface tension S. Dipped in a liquid of surface tension S. If angle of contact is 0 degree and density is rho,
if angle of contact is 0 degree and density is rho, then find rise of liquid between the plates. Rise of liquid between the plates. तो आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा वहां पे कि आपके पास दो प्लेट्स है. ओके, you have these two plates and there is a gap between them. Okay, there is a gap, small d, and उनको डिप कर दिया हमने वाटर में. ठीक है, they are dipped in water. इस तरीके से ये वाटर की फ्री सरफेस है. ओके, तो अभी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फिर इनके बीच में लिक्विड डेफिनेटली राइज करेगा. तो जब लिक्विड राइज करेगा तो कितना लिक्विड राइज करेगा, हियर इज द क्वेश्चन. तो इसको अपन इस व्यू में ड्रॉ कर देते हैं. ठीक है, पहले दिखा देते हैं यहां भी राइज कैसे करेगा. तो यहाँ पे लिक्विड राइज करेगा कुछ इस तरीके से एंड थ्रू आउट राइज करेगा. वो राइज आपको सामने भी दिखेगा. सो इफ आई जॉइन दैम, इस तरीके से आई होप यू कैन फील. तो ये हुआ राइस H. तो ये राइस मुझे फाइंड करना है. कैसे करेंगे? हमारे पास दो मेथड है, एक प्रेशर डिफरेंस और एक ये जो एक्स्ट्रा राइज हुआ है लिक्विड उसके वेट को कौन सपोर्ट कर रहा होगा, सरफेस टेंशन. ठीक है, मैं इसका इस साइड का व्यू बना रहा हूं ताकि अपने लिए समझना आसान होगा. तो दिस इज फर्स्ट प्लेट, सेकेंड प्लेट. प्लेट ऐसी रखी हुई है. ठीक है, और इनके बीच में ये राइज कर रहा है. कैपिलरी ट्यूब कैसे क्रॉस सेक्शन की थी, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की, सिलेंडर जैसी थी वो. ठीक है, तो उसके अंदर जो मेनिस्कस बन रहा था बच्चों, वो स्फेरिकल मेनिस्कस बन रहा था. पर ये तो दो प्लेट्स रखी हुई है, तो इनके अंदर जो मेनिस्कस बन रहा है आप देख पा रहे हैं. ये जो मेनिस्कस बन रहा है यहाँ पे, ये मेनिस्कस एक सिलिंड्रिकल मेनिस्कस है. ये मेनिस्कस कैसा बन रहा है, सिलिंड्रिकल. और इन केस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, मेनिस्कस जो बनता है बच्चों, वो बनता है स्फेरिकल नेचर का. मतलब इसको अगर अपन कंप्लीट करेंगे तो एक स्फीयर बनता है, इसको कंप्लीट करेंगे तो एक सिलेंडर बनता है. आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये जो मेनिस्कस है वो सिलिंड्रिकल मेनिस्कस है, वहां जो मेनिस्कस था वो स्फेरिकल है. बस इस बात का ध्यान रखें. तो ये वाटर की नॉर्मल लेवल है और ये राइज हो गया इतना वाटर H. मैं मेथड 1 फॉलो करता हूं. ठीक है, मेथड 1, द प्रेशर डिफरेंस. सो आई एम यूजिंग दिस एक्सिस प्रेशर आइडिया. ठीक है, दिस इज एक्सिस प्रेशर आइडिया. सो सी हाउ टू डील. चलिए, यहाँ पे प्रेशर कितना है, P0. तो यहाँ पे प्रेशर कितना है, P0. यहाँ भी प्रेशर कितना है, P0. यहाँ पे कुछ प्रेशर डिफरेंस होगा जस्ट बिलो, क्योंकि ये सरफेस का कर्वेचर बदल गया. अच्छा, और दूसरा इसका आप अज्यूम कर लीजिए कि रेडियस ऑफ मेनिस्कस वो कैपिटल R है. तो आप क्या लिख पाएंगे इस प्रेशर डिफरेंस को, P0 माइनस P1. मैं बता चुका हूँ कॉन्केव साइड का प्रेशर हाई, कॉन्वेक्स वाला लो. इट मस्ट बी इक्वल टू, इट्स ए सिंगल सरफेस, नॉट ए बबल और समथिंग. तो सिर्फ कितना सा आएगा आपके पास. और हाँ, और फिर कैसी सरफेस है ये, स्फेरिकल भी नहीं है, सिलिंड्रिकल है. आपको याद है सिलिंड्रिकल सरफेसेस का प्रेशर डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, S/R. ठीक है, ओके. अब क्या करिए आप, एक प्रेशर डिफरेंस हाइड्रोस्टैटिक्स के आइडिया से लिख लीजिए. भले मैं यहाँ H मान रहा हूं, पर आप मान के चलेंगे कि आपका H यहीं तक है. ठीक है, ये छोटा सा वॉल्यूम आप इधर भी निग्लेक्ट ही करते हैं. तो यह आएगा आपके पास P1, बिल्कुल नीचे उतरेंगे, प्लस रो GH इज इक्वल टू P0. तो यहाँ पे आपका P0 माइनस P1 कितना आ रहा है, रो GH आ रहा है. तो चलिए इक्वेट कर देते हैं. ये आपके लिए इक्वेशन 1 और ये आपके लिए इक्वेशन 2. सो बाय 1 and 2 व्हाट I get this, rho GH is equal to S/R. So H is S by rho GR. Now what is R here? You see angle of contact 0 डिग्री दिया हुआ है. 0 डिग्री दिया हुआ है तो फिर सरफेस टेंशन फोर्स ऐसे ही लगेंगे फिर यहाँ पे. यस, इसका मतलब ये बन जाएगा अपने लिए सेमी सिलेंडर. क्या बन जाएगा बच्चों, सेमी सिलेंडर बन जाएगा. तो फिर ये जो आप गैप देख रहे हैं वो गैप हो जाएगा ट्वाइस ऑफ रेडियस.
तो फिर यहां से आप रेडियस लिख सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ रेडियस इज योर डी, तो रेडियस आ जाएगा आपके पास d/2, जिसे आप यहां पुट करके आंसर निकाल सकते हैं कैपिलरी राइज का. इट विल कम आउट टू बी 2s डिवाइडेड बाय रो जी डी. ओके. मेथड नंबर 2 is the method which involves writing surface tension force and equating it to the weight of this liquid जो कि rise हुआ है. उसे भी अपन समझ लेते हैं. तो मैं ये वाला डायग्राम मिटा दे रहा हूं. बाकी कहानी सेम रहने वाली है कि मेनिस्कस, रेडियस एंड ऑल आप जो चाहे वो मेथड एग्जाम में यूज कर सकते हैं. तो मेथड 2 is of force balancing method. See how it works. Method 2. So मैं वही व्यू बना रहा हूँ जो मैंने उधर बनाया हुआ है. This is the plate. You have the cylindrical meniscus. अब एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री होने की वजह से सरफेस टेंशन फोर्स ऐसे ही लगेगा, एंड नॉट ओनली ऐसे, एंटायर सरफेस पे इस तरीके से लगेगा. You should feel it. इस साइड भी लगेगा. ठीक है, क्योंकि अभी कांटेक्ट ये है पूरा का पूरा इस साइड और इस साइड, तो दोनों साइड लग रहा है. तो मुझे दोनों साइड की लेंथ लेनी पड़ेगी. तो थोड़ी देर के लिए मान लूं कि मैं इधर की लेंथ L है, तो ये L इधर भी आएगा. अच्छा, अब राइज होने वाले लिक्विड की हाइट अगर मैं h मान लूं, तो इस पार्ट का आपको क्या लिखना पड़ेगा फिर? एक्स्ट्रा वेट व्हिच इज mlg हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. वॉल्यूम कैसे लिखोगे? बहुत इजी है लिखना. ये आपके लिए क्यूबॉइड या क्यूब जैसा बन रहा है. यहाँ पे ये वाली डायमेंशन कितनी है आपकी d, ये वाली डायमेंशन h और ये वाली डायमेंशन l. सो इट विल बी इक्वल टू d/h/l. वॉल्यूम हो गया आपका इनटू g. सो इक्वेट. अच्छा, और fs क्या रहेगा बच्चों? fs रहेगा आपके पास s इनटू l. सो कोई cos थीटा नहीं, क्योंकि थीटा 0 है, इसीलिए सरफेस टेंशन फोर्स कहां लगा पाए अपन? एग्जैक्टली वर्टिकल. सो व्हाट विल यू हैव? यू विल हैव दिस 2sl. 2 क्यों लगाया? क्योंकि sl इधर से भी और sl इधर से भी. सो 2sl इज इक्वल टू रो dhl इनटू g. सो l से मेरा l कैंसिल, l दिया भी नहीं था मुझे, तो h आ गया मेरे पास 2s divided by rho dg. You can check, we have the same kind of answer here as well. So ठीक है, नोट कर लो. चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं. तो इसे भी लिखे. A glass capillary tube is of the shape of truncated cone with an apex angle alpha. Radius of tube at the raised level of liquid is small b. Bombay is small b. आगे लिखेंगे if surface tension is S and density is rho and contact angle is theta, then find the height to which liquid rises in the tube. तो इस बार ये जो ट्यूब है, हमने देखो जो स्टैंडर्ड कैपिलरी ट्यूब है, कुछ नहीं दिया जाए, आप उसे सिलिंड्रिकल मानिए और डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लीजिए जो हमने डिराइव किया है. कैपिटल H इज इक्वल टू 2s बाय रो कैपिटल R इनटू G एंड और 2s डिवाइडेड बाय रो 2s cos theta divided by rho small r into G, where capital R was radius of meniscus and small r is radius of capillary. ठीक है, तो इट्स अप टू अस क्या यूज करना है, बट
यहाँ पे जब भी आपने शेप बदल दिया उसका, तो जैसे पिछली बार जो शेप आ गया था वो क्या आ गया था, शेप आया था अपना, इट वाज फ्लैट प्लेट्स, उनके बीच में लिक्विड राइज कर रहा था, तो हमने राइज निकाल लिया था। क्या आंसर आया था अपने पास एट द एंड, वही आया था 2s by rho rg। इट वाज नॉट 2s by, इट वाज s by rho rg बेसिकली, क्योंकि सिलेंड्रिकल मेनिस्कस बन रहा था, वेयर r was radius of meniscus। यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखिए। सो हियर इसने जो ट्यूब दे दी है वो एक कोन के शेप की दे दी है, ट्रंकेटेड कोन, ठीक है, ट्रंकेटेड कोन शेप दे दिया उसने। सो ट्यूब, इसे अगर अपन आगे एक्सटेंड करें तो ये मीट करेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये जो एंगल है एपेक्स एंगल, इसकी जो वैल्यू है उसने कितनी दे दी है हमें, अल्फा, दिस इज अल्फा। ओके, ऊपर भी इसका जो फेस है वो सर्कुलर दिखेगा आपको, इट्स ए कोन, सर्कुलर कोन, है ना। यहां तक सपोज लिक्विड फिलअप है, अब यहां से राइज हो रहा है लिक्विड, ओके, सो लिक्विड इज राइजिंग एंड मान लीजिए लिक्विड यहां तक राइज हो रहा है, सो दिस इज मेनिस्कस। तो जो यहाँ का भी जो मेनिस्कस है वो भी स्फेरिकल शेप का है, क्योंकि इसका जो क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं आप ऊपर वो सर्कुलर है। सो मान लीजिए आपका जो लिक्विड है वो यहाँ तक राइज किया, ठीक है, तो ये आपके लिए एच है जो हमें फाइंड करना है। सो दिस इज द क्वेश्चन हियर। एंगल ऑफ कांटेक्ट वगैरह कैसे इन्वॉल्व करेंगे, नॉट ए बिग डील। ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, दिस इज द टेंजेंट टू सॉलिड, हियर इज द टेंजेंट टू लिक्विड, which can be extended for calculation purpose on both sides, and this angle must be your angle of contact, which you are calling theta. Okay, now here is the center of this circular part, which if I extend will pass from the apex. Okay, and question is saying this part, this radius is b, this is b, okay, alright। मैं जानबूझ के यहाँ हटा रहा हूँ ताकि ये अजीब सा ना दिखे। और ये जो मेनिस्कस देख रहे हैं आप, ब्लैक सॉलिड ब्लैक से मैंने जो दिखाया हुआ है दिस मेनिस्कस, उसका सेंटर कहीं ना कहीं होगा, तो मैं ये टॉप पार्ट भी हटा देता हूँ जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन। उसका सेंटर कहीं ना कहीं होगा, मान लेता हूँ मैं उसका सेंटर यहाँ पे है, ठीक है, एंड ये मैंने अगर ज्वाइन कर दिया बच्चों दिस पर्टिकुलर लाइन, दिस विल बी माई कैपिटल आर, क्योंकि ये क्या है, ये इस स्फीयर को जो कंप्लीट करेंगे हम उसका सेंटर है, इस स्फीयर को जब हम कंप्लीट करें, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं टू अंडरस्टैंड बेटर। हाँ लीजिए यहाँ पे है सेंटर ऑफ दिस स्फीयर एंड दिस इज योर रेडियस ऑफ मेनिस्कस, कैपिटल। इन क्वेश्चंस को मेडिकल स्टूडेंट स्किप कर सकते हैं, ठीक है, स्पेशली इट इज ए जेई एडवांस क्वेश्चन, सो यू डोंट वरी मच। सो हमारा एम है ये राइज फाइंड करना, इसके लिए मैं प्रेशर डिफरेंस आइडिया से जा रहा हूँ। हाँ, आप फर्स्ट मेथड भी फॉलो कर सकते हैं, आई लीव इट टू यू। बस उसमें मेहनत क्या लग जाएगी, हमें एक कोन के अंदर का जो वॉल्यूम है वो लिखना पड़ेगा, ज्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे, तो मैं वो अवॉइड कर रहा हूँ, आप ट्राई जरूर कर सकते हैं। तो मैं जा रहा हूँ प्रेशर डिफरेंस से, तो ये ओपन है यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ जो प्रेशर है वो P0 है, जस्ट यहाँ जो प्रेशर होगा वो P1 है, और यहाँ प्रेशर है वापस से वो P0 है। तो मैं क्या आइडिया यूज करने वाला हूँ, मैं यूज करूंगा P0 माइनस P1 इज इक्वल टू दिस। अब ये स्फेरिकल सरफेस है, इसीलिए ये 2s बाई कैपिटल R लिख रहा हूँ। वहां s बाई R लिखा था क्योंकि सिलेंड्रिकल मेनिस्कस था, और यहाँ का जो मेनिस्कस है वो स्फेरिकल मेनिस्कस है, इट इज स्फेरिकल मेनिस्कस। ओके, सो 2s बाई R। नाउ अब मुझे P0 माइनस P1 इसकी वैल्यू किसके इक्वल भी दी हुई है, रो जी एच। यस, अब देखिए P0 माइनस P1 इज रो जी एच फ्रॉम हाइड्रोस्टैटिक्स, तो इन दो की मदद से मैं H सीधा लिख सकता हूँ, इट इज स्टिल 2s बाय रो आर जी। बस ओनली थिंग आई नीड टू एक्सप्रेस कैपिटल आर इन टर्म्स ऑफ गिवन टर्म, और मुझे टर्म क्या क्या दिया गया है, मुझे अल्फा दिया गया है, मुझे थीटा दिया गया है, मुझे बी दिया गया है, तो इनकी टर्म्स में मुझे कैपिटल आर फाइंड करनी है, दैट्स द एम हियर। तो ये आधा एंगल कितना हो जाएगा भाई, ये वाला, ये आधा एंगल अल्फा बाई 2 हो जाएगा, बिल्कुल। अच्छा, ये एंगल 90 है, यस, तो ये पूरा का पूरा एंगल, ओके, लेट मी गिव सम नेम्स हियर, लेट्स कॉल दिस एपेक्स टू बी O,
let's call this A, let's call this C, let's call it D. So I am talking about this angle OCD. एंगल OCD कितना हो जाएगा अपने पास? इट विल बी इक्वल टू ये 90, ये अल्फा बाई 2, सो इट विल बी 90 माइनस अल्फा बाई 2. यस, और मेरा जो फोकस है वो है एंगल ACD निकालना. ACD मिल गया तो मान लो अपना काम हो गया. ठीक है, आई वांट दिस एंगल. अब हम फालतू की लाइंस हटा देते हैं यहाँ पे. ये आपकी ब्लू टेंजेंट है, और ये बात ध्यान रहे, ये टेंजेंट के साथ ये जो कैपिटल आर है वो कितना एंगल बना रहा होगा? 90, क्योंकि इट इज अ टेंजेंट एंड दैट इज रेडियस ऑफ स्फीयर. ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन. ठीक है भाई, तो ये एंगल थीटा है, तो बताओ मुझे ये एंगल कितना है? ये एंगल 90 माइनस थीटा है फिर. यस, आई होप यू एग्री. नो 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 नो, ये 90 माइनस थीटा नहीं होगा, क्योंकि एंगल DCO is not 90. एंगल DCO और OCD is 90 minus alpha by 2. Well, so I must write this part. This angle I'm writing here. Only this. It will be 90 minus alpha by 2 minus theta. Okay guys, and what is this angle with the dotted line and capital R is 90. So what will be angle जो कि मुझे चाहिए? This angle ACD, it will be 90 minus alpha by 2 minus theta. मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ आपको. ये एंगल मेरा अल्फा बाई 2, किसी को डाउट नहीं होगा, ये 90. तो फिर एंगल DCO या OCD हो गया 90 माइनस अल्फा बाई 2. ये ब्लू डॉटेड लाइन इज अ टेंजेंट. तो इस टेंजेंट और सॉलिड ब्लू के बीच का जो एंगल है वो कैसे निकाला? थीटा और सब्ट्रैक्ट कर दिया उसमें से. फिर ये एंगल 90 था, ब्लू डॉटेड एंड ब्लैक डॉटेड लाइन में 90 था, तो ACD आ गया 90 माइनस दिस, तो ये आ गया मेरे पास अल्फा बाई 2 प्लस थीटा. सो बेसिकली आई गॉट दिस एंगल एज अल्फा बाई 2 प्लस थीटा. नाउ थिंग्स आर have been solved here. So triangle, we are talking about now triangle ACD. You can write this capital R will be equal to small b divided by cos of alpha by 2 plus theta. Okay, as you get this capital R, can simply put this number here to write your H. So this question was asked in 2014 advance. So H will be equal to 2s divided by rho, and here it is bg into cos of alpha by 2 plus theta. तो अभी मुझे नहीं पता कि वो कौन वापस पूछेगा, वो कुछ और पूछेगा, पर फंडामेंटल्स चेंज नहीं होने वाला है, ये आइडिया चेंज नहीं होगा. ओके, सो दैट्स इट. नोट करें. So last question on surface tension I am taking here. उसके बाद आपका फ्लूइड्स खत्म हो जाएगा, एंड उसके बाद आपको करना है होमवर्क. प्रीवियस ईयर कंप्लीट करिए, स्पेशली फॉर नीट एंड फॉर JEE you have to solve all the questions from PACE booklet as well as HCV fluid questions. Okay, so I'll tell you in detail on classroom कि आप क्या क्या करेंगे, but let's take the last question. तो क्वेश्चन लिख लीजिए. On heating water, bubbles begins to form at the bottom of the vessel, detach and rise. Full stop. Take the bubbles to be sphere of radius capital R and making a circular contact of radius small r with the bottom of the vessel.
making circular contact of radius small r with the bottom of the vessel. Assume small r to be very less than capital R. Surface tension of water as capital T. Then the value of small r at which bubble just detach will be. Then value of small r at which bubble just detach will be. चलिए मैं क्वेश्चन समझा देता हूं कि आप किसी भी कंटेनर में वाटर ले लीजिए और उसे गर्म करिए तो ढेर सारे बबल आपको दिखेंगे जो कि बॉटम पे फॉर्म हो जाते हैं। अब जैसे जैसे गर्म करते हैं बबल बढ़ते हैं डिटैच होते हैं और फिर ऊपर चले जाते हैं, यही होता है। तो इसी प्रोसेस की यहाँ पे बात की जा रही है कि एक बबल है जो कि बन रहा है ना, और उससे डिटैच होना है। और वो बबल मैं थोड़ा सा बड़ा करके बता रहा हूँ आपके लिए। तो बबल जो बन रहा है उसकी कुछ रेडियस है उसकी खुद की रेडियस है कैपिटल आर, बट वो जो बेस है बेस पे एक सर्कुलर कांटेक्ट रखेगा और उस सर्कुलर कांटेक्ट की जो रेडियस है वो है स्मॉल आर। ओके, अब ये बबल सिंपल सी बात यह है कि ये बनते ही क्यों नहीं चला गया, ऐसा बड़ा हो रहा है फिर डिटैच होके ऊपर जा रहा है, ऐसा क्यों? तो इसके लिए सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि जैसे जैसे ये बबल बड़ा हो रहा है वैसे वैसे ये ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है लिक्विड का, तो इस पे जो फोर्स ऑफ बायंसी है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे ये बबल बड़ा हो रहा है इस पे फोर्स ऑफ बायंसी बढ़ता जा रहा है। नाउ इफ यू थिंक कि फोर्स ऑफ बायंसी mg को बैलेंस कर रहा होगा तो मास ऑफ एयर बहुत ही कम होगा वहां पे, तो mg इज नॉट दैट प्रॉब्लमेटिक फैक्टर। अगर mg को ही सिर्फ बैलेंस करना होता तो जरा सा फोर्स ऑफ बायंसी सफिशिएंट था उसे ऊपर ले जाने के लिए। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता, बबल काफी टाइम तक इस सरफेस से ही चिपका रहता है, अटैच रहता है। उसकी प्रॉब्लम है सरफेस टेंशन। तो ये जो बबल का जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर एयर है और बाहर पूरा वाटर है, तो ये जो मेम्ब्रेन है ये यहाँ पे सरफेस टेंशन फोर्स लगा रहा है। तो ये सॉलिड को कहाँ खींच रहा है, सॉलिड को ऐसे खींच रहा है टेंजेंशियली। तो सॉलिड इसे कैसे खींच रहा होगा, टेंजेंशियली नीचे खींच रहा होगा। तो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ मैं। सो कंसीडर दिस इज दैट एरिया, सर्कुलर एरिया। तो इसको सॉलिड सरफेस ऐसे खींच रही होगी, सेम यहाँ भी ऐसे चल रहा होगा। ठीक है, और सिर्फ यहाँ नहीं, एंटायर क्रॉस सेक्शन कांटेक्ट में होगा पूरा 2 पाई आर। तो फिर यहाँ भी डबल करने की जरूरत नहीं है, किसी एक से ही लिख लेंगे अपन। ठीक है, अब ये सरफेस टेंशन फोर्स है, तो क्या हो रहा होगा भाई, इन सरफेस टेंशन फोर्स को रिजॉल्व करेंगे अपन। तो इनके कंपोनेंट्स बनेंगे नीचे और कंपोनेंट्स बनेंगे इधर और इधर। तो ये कंपोनेंट्स तो कैंसिल हो जाएंगे, नेट सरफेस टेंशन फोर्स कहाँ आ रहा है, नीचे, और ऊपर वही कौन सा फोर्स लग रहा है, Fb। तो बच्चों स्टार्टिंग में सरफेस टेंशन फोर्स तो है ही, पर Fb बहुत कम है। जैसे जैसे ये अपना साइज बढ़ा रहा है वैसे वैसे Fb बढ़ रहा है, और एक टाइम आएगा जब Fb सरफेस टेंशन फोर्स को ओवरकम कर देगा और ये बबल डिटैच हो जाएगा। ठीक है, so this is the overall idea. Now let us solve this. So take even bigger to understand the angles. So it's a spherical bubble, okay, and this is the cap. इसकी हम बात कर रहे हैं। ये रेडियस आपकी स्मॉल आर है, ये इसका सेंटर है, ये आपके स्फीयर का सेंटर है, इनको ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, ये जो रेडियस होगी ये रेडियस होगी आपकी स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर, और ये जो रेडियस होगी ये होगी आपकी रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर कांटेक्ट विच इज स्मॉल आर। ओके, चलिए यहाँ पे लग रहा होगा सरफेस टेंशन फोर्स टेंजेंशियली नीचे की तरफ, यहाँ पर भी लग रहा होगा। इसको रिजॉल्व कर लेते हैं तो सिर्फ ये कंपोनेंट ही काम में आएगा। ठीक है, तो एंगल वगैरह कुछ कंसीडर कर लीजिएगा, इजी रहेगा फिर हमारे लिए। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में, और बोला हुआ है स्मॉल आर बहुत बहुत छोटा है कैपिटल आर से। ठीक है, तो चलिए एंगल आप यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। तो चलो मैंने अगर ये एंगल ले लिया, रिमेंबर थीटा इज नॉट एंगल ऑफ कांटेक्ट, थीटा तो ऐसे ही मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मेरा 90 है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा आ गया बच्चों। ठीक है, फिर ये ब्लैक एंड ये अपना जो एफएस है इसके बीच में एंगल 90 है, क्योंकि ये टेंजेंशियली लगता है, टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, फिर थीटा हो जाएगा।
तो इधर ये कंपोनेंट बनेगा एफ एस साइन थीटा। आप ये ले लेंगे तो फिर कॉस आ जाएगा, नथिंग टू वरी। तो आप, और ऊपर क्या लग रहा है एफ बी, तो आप क्या लिखेंगे, विल बी राइटिंग दिस एफ एस साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एफ बी फॉर डिटैचिंग। ठीक है, अब एफ एस क्या है यहाँ पे, एफ एस है आपकी सरफेस टेंशन जो इसने टी दी हुई है इंटू 2 पाई स्मॉल आर, पूरा कंसीडर हो गया, इसीलिए यहाँ डबल नहीं ले रहे हैं, 2fs नहीं ले रहे हैं, एंटायर सरकमफेरेंस पर सरफेस टेंशन आ रही होगी, इनटू sin थीटा इज इक्वल टू एफ बी आएगा बच्चों रो एल वी डी जी। ठीक है, तो 2 पाई आर टी इंटू व्हाट इज साइन ऑफ थीटा, इफ आई वांट टू राइट इज स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, sin थीटा इन दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू रो एल इज 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, okay, is the volume displaced rho l into g। मुझे स्मॉल r फाइंड करना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे कुछ टर्म कैंसिल हो रहे होंगे, कुछ नहीं हो रहे होंगे, सो रीअरेंज दोस टर्म्स हियर। ठीक है, तो क्या मिलेगा फिर अपने को मिल जाएगा ये 2 पाई इंटू आर स्क्वायर बाय आर इंटू टी इज इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब रो एल को आप रो डब्ल्यू लिख लीजिए, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी डिवाइडेड बाय 3। तो स्मॉल आर एक साइड रहने दीजिए, बाकी टर्म्स उधर भेज दीजिए, दिस कैंसल्स 2 टाइम्स, सो यू हैव आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर टू द पावर 4 इंटू 2 यहाँ पे है रो डब्ल्यू जी डिवाइडेड बाय 3t। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर you get here? Okay, so value of small r you will get in this case will be equal to square root of this, so you'll be having r square from here and all other terms will be in the square root 2 rho w g divided by 3t। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्मॉल r टू बी वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R का कुछ खास यूज नहीं हो पाया है। अब वैसे भी सोचते तो साइन थीटा को थीटा रख देते तो भी वो स्मॉल r बाई कैपिटल R के इक्वल ही आता, पर एनीवे वो वहां आ गया। तो ये आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन का, आर स्क्वायर 2 पाई रो डब्ल्यू जी बाई 3t। इसी से मिलता जुलता एक पैराग्राफ पूछा है जेई एडवांस में, ठीक है, कि एक ईयर ड्रॉप है, आई थिंक ईयर और आई ड्रॉप, आई डोंट रिमेम्बर, है ना, आपने देखे होंगे ड्रॉप्स, उसको आप स्क्वीज करते हैं तो इसकी टिप से ड्रॉप फॉर्म होता है और एक पर्टिकुलर साइज के बाद वो नीचे गिर जाता है। तो इसी आइडिया पे बेस्ड था वो कि वहां पे एफबी के बजाय एमजीएन सरफेस टेंशन में फाइट चल रहा था। ठीक है, तो आई फॉर्मली एंड आवर फ्लूइड्स हियर एंड द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच आई एम गोइंग टू स्टार्ट इज वेव्स। ठीक है, वेव्स जिसमें हम वेव्स ऑन स्ट्रिंग एंड साउंड वेव्स पढ़ेंगे। ठीक है, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत अच्छे से रिवाइज कर ले, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा यूज है इस चैप्टर में, वेव्स। ठीक है, उसके बाद हम अगला चैप्टर प्लान करेंगे, फिलहाल हम वेव्स पढ़ेंगे। सो दैट्स इट।